हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो एमपीटेट दिसंबर 25 की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन मैट्रिसेस। सो कल जो हमने वीडियो में पढ़ा था मैट्रिसेस के बारे में, उसका क्विक रिवीजन करते हुए फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? मैट्रिक्स होता है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन। मतलब कि जो मैट्रिक्स है उसका हमारे पास एलिमेंट जो है वो कोई नंबर हो सकता है या फिर कोई फंक्शन हो सकता है। और हमने सेकंड चीज देखी थी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? जब भी हमारे पास मैट्रिक्स लिखते हैं तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे हम यहाँ पास जनरल फॉर्म है, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि n हमारे पास कॉलम है 1 2 अप टू n, और रो हम कैसे काउंट कर सकते हैं? ऐसे हॉरिजॉन्टली। तो रो हमारे पास कितनी है? m रोज है। तो m रोज है तो हम इसके ऑर्डर को कैसे लिखते हैं? रो इनटू कॉलम। तो हमारे पास m रोज है, मतलब m क्रॉस n इसका क्या हो गया? ऑर्डर। और ये जो हमारे पास जनरल फॉर्म है ये हमारे पास लिखा हुआ है एक्सपांड फॉर्म। मतलब मैट्रिक्स को हमने क्या लिखा है? फैला के लिखा हुआ है। और यही हमारे पास इस तरह से जब हम लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, जहाँ पे इसको हमने कैसे लिखा है? संक्षिप्त रूप में लिखा है, मतलब सिकुड़ कर लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है? कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब ये हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि हमारे पास कभी कभी क्वेश्चन में आपसे ऐसे गिवन होता है कि ए आई जे इज गिवन एज 1/2 मोड ऑफ आई माइनस जे, और आपको कंस्ट्रक्ट करनी है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2। सो उस केस में हम क्या करते हैं? 3 क्रॉस 2 का अगर हमारे पास मैट्रिक्स है तो हमारे पास कैसे होगा वो मैट्रिक्स? वो मैट्रिक्स होगा A11। देखिए 3 रोज हैं तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 2, हो जाएगा हमारे पास A12, फिर A21, A22, A31 और A32। सो हम क्या करेंगे? ये A11 हमारे पास है तो इसमें हम I का वैल्यू 1 है, J का वैल्यू 1 है, तो ये I और J का वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे। तो यहाँ से हमें एंट्रीज क्या मिलेगी? 0। तो कभी कभी क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा होता है? कॉम्पैक्ट फॉर्म दिया होता है और हमसे एक्सपांड फॉर्म पूछ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने। ये 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, ये भी 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। ये हमारे पास गिवन है, इसमें हमारे पास C1 C2 दो कॉलम है और R1 R2 दो रोज है। तो ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ R1 R2 दो रोज है, C1 C2 C3 3 रोज है। तो हम ऑर्डर कैसे लिखते हैं? रो इनटू कॉलम। तो दो रो है 3 कॉलम है, तो ये हमारे पास 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो गया। सिमिलरली हमने स्टार्टिंग में देखा था कि फंक्शन भी हो सकता है और कोई नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है मैट्रिक्स के एलिमेंट। तो ये हमारे पास क्या हो गया? C1 C2 C3 3 कॉलम से, और R1 R2 R3 3 हमारे पास रो है। तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, 3 क्रॉस 3 हमारे पास क्या होगा? मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। सिमिलरली हमारे पास x का फंक्शन हो सकता है और कुछ भी हमारे पास एलिमेंट हो सकता है मैट्रिक्स के एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास आता है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब कहेंगे? नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें पहला हमारे पास मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स, जो कि किसी मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ कॉलम 1 है तो वो हमारे पास मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे हमने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे हमारे पास R1 R2 R3 3 रोज हैं और कॉलम कितना है? एक ही है। तो जब भी हमारे पास मैट्रिक्स में कॉलम एक रहेगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी। फिर हमारे पास आती है रो मैट्रिक्स। अगर हमारे पास मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो सिर्फ 1 है तो वो हमारे पास हो जाएगी रो मैट्रिक्स। इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हो सकते हैं? जैसे हमारे पास यहाँ है रो हमारे पास क्या है? 1 है। कॉलम हमारे पास क्या है? C1 C2 C3 C4। नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ रो 1 है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? रो मैट्रिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। इसको हम जनरली m क्रॉस m ना बोलते हुए क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है, ये मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास 2 क्रॉस 2 का, जहाँ पे हमारे पास एलिमेंट क्या है, 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है और 2 2 है। ये हमारे पास क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। सिमिलरली एक और एग्जांपल है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है, पहला तो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगेन दूसरा प्रॉपर्टी, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होंगे डायगोनल मैट्रिक्स में वो कैसे होंगे, 0 होंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं ये वाला जो विकर्ण होता है, ये एलिमेंट, मतलब कि A11 A1 A22 A33, मतलब AI जो एलिमेंट होता है वो हमारे पास होता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो अगर हमारे पास 0 है तो वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। जैसे हमारे पास ये हो गया प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट और ये हो गया नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो इस मैट्रिक्स में हम देख सकते हैं कि नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या है, 0 है। तो ये हमारे पास कैसी होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी। इसी प्रकार हमारे पास 3 क्रॉस 3 का एग्जाम्पल है, इसमें भी हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास हो गया प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, मतलब 1 -1 और 5। इसके अलावा जो भी एलिमेंट है 0 है 0 है 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स जब भी 0 होंगे उसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की भी क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन है वो कैसे होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। दूसरा, एक डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। तीसरा, जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे कि ये रहा एग्जांपल, ये हमारे पास एक m क्रॉस m का स्केलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो ये प्रिंसिपल डायगोनल है इस पे सारी एंट्रीज क्या है, k, जो कि सेम है। अदर जो एंट्रीज है हमारे पास वो कैसी है, 0। बाकी जो एंट्रीज है वो हमारे पास क्या है, 0 है। तो ये हमारे पास हो गया स्केलर मैट्रिक्स। सिमिलर कंसेप्ट है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। जब भी स्केलर मैट्रिक्स में k का वैल्यू स्पेसिफिक 1 हो जाता है तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे कि 1 क्रॉस 1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 एंट्री रहेगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा इस प्रकार। I2 है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल में एंट्रीज क्या होंगी, 1, और अदर जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है जीरो मैट्रिक्स। अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स की ऑल एंट्रीज क्या है, 0 है, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, जीरो मैट्रिक्स। सिंपली इसको O से डिनोट करते हैं। जैसे कि ये हो गया O1 1 क्रॉस 1 का, O2 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। तो जितने भी एलिमेंट है हमारे पास वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0। इसमें हमारे पास कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए या फिर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जैसे कि ये एग्जांपल है हमारे पास, इस वाले केस में क्या है, 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, एक जीरो मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। देखिए, कोई भी 2 मैट्रिक्स अगर हमें गिवन है तो उनके इक्वल होने की क्या कंडीशन है, पहला तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। पहला हमारे पास क्या है, दे हैव सेम ऑर्डर। दूसरा, उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, जैसे कि Aij है वो Bij के बराबर होंगे। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, A मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास B मैट्रिक्स के बराबर है। जैसे यहाँ देखिए, ये एग्जांपल मैंने लिया है, तो ये मैट्रिक्स जो है इसमें हमारे पास C1 C2
C3, 3 कॉलम से R1 R2 दो रो है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास 2 क्रॉस 3 है, इसका ऑर्डर भी हमारे पास क्या है 2 क्रॉस 3। तो ठीक है, ये दोनों का ऑर्डर हमारे पास सेम है, तो ये इक्वल हो सकती है। लेकिन ये इक्वल कब होंगी, जब हमारे पास A का वैल्यू क्या आ जाए 1, B का वैल्यू क्या आ जाए 2, C का वैल्यू क्या आ जाए -1, E का वैल्यू आ जाए 5, F का वैल्यू आ जाए 7 और G का वैल्यू आ जाए 0। तो जब भी हमारे पास मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे, उनका ऑर्डर सेम होगा, तो वो हमारे पास क्या होंगी, इक्वल मैट्रिक्स होंगी। नेक्स्ट हम आते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के भी क्या रूल है, पहला उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। और जब हम एडिशन करेंगे तो क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। जैसे कि एग्जांपल, अगर हमें 1 -1 0 5 मैट्रिक्स है, इसमें ऐड करना है 2 0 5 एंड 1, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑर्डर चेक करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। और जब इनको ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री मतलब A11 एंट्री को A11 एंट्री के साथ ऐड करेंगे, तो यहाँ से मैं क्या मिल जाएगा 1 + 2 3। फिर A12 एंट्री को B12 एंट्री के साथ ऐड करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा -1 + 0, तो हो जाएगा -1। सेम हमारे पास A21 एंट्री को B21 एंट्री के साथ ऐड करेंगे, तो 0 + 5 क्या मिलेगा 5। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास A22 एंट्री को B22 एंट्री के साथ ऐड करेंगे, तो क्या मिलेगा 6। मतलब कि एडिशन करने के लिए भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, और एडिशन कैसे करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। एग्जांपल से देखेंगे, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 -1 0 5 2 एंड 3, ये हमारे पास कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो इफ ये A के बराबर है और अगर हमें फाइंड करना है 2A, मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम A में, तो क्या होगा, इसकी हर एक एंट्री में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगी, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, हो जाएगा -2 0 10 4 एंड 6। मतलब किसी भी मैट्रिक्स में अगर स्केलर का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, इसका मतलब उसकी हर एक एंट्री में उस स्केलर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए रूल क्या है, सबसे पहला A मैट्रिक्स M क्रॉस N ऑर्डर का है और B मैट्रिक्स P क्रॉस R मैट्रिक्स का है, ऑर्डर का है, सॉरी। देखिए, A मैट्रिक्स M क्रॉस N ऑर्डर का है, B मैट्रिक्स जो है वो P क्रॉस R ऑर्डर का है। तो AB एग्जिस्ट करेगा या फिर AB का जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है इफ N इक्वल टू P, मतलब पहले वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, तभी हम उनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, देखिए गिवन एग्जांपल क्या है, A इक्वल टू 1 -2 3 -4 2 एंड 5 गिवन है, और B इक्वल टू हमारे पास गिवन है 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 2 क्रॉस 3। तो पहली कंडीशन हमें क्या देखनी है कि जो पहली मैट्रिक्स है, देखिए हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, AB फाइंड करना है। तो AB फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, जो पहली मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे है, हाँ है, तो हम AB फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, AB जब हम फाइंड करेंगे तो उसका जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल, बाकी बचा हुआ लिख देंगे, तो 2 क्रॉस 2 का हमारे पास मैट्रिक्स आएगा। इसका मतलब C11 एंट्री आएगी, C12 आएगी, C21 आएगी और C22 आएगी। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, C11 एंट्री जो आएगी AB मैट्रिक्स की, वो हमारे पास आएगी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन। कैसे, 1 -2
3, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 2 में, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा C11 एंट्री जो मिलेगी वो क्या मिलेगी 2 माइनस 8 प्लस 6। तो यहाँ से हमारे पास C11 एंट्रीज क्या मिल जाएगी 0। इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगी ए बी में फर्स्ट एंट्री क्या मिल जाएगी 0। उसी प्रकार हम दूसरा देख सकते हैं C12 एंट्री फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 माइनस 10 प्लस 3 तो जाएगा हमारे पास माइनस 10 प्लस 6, तो ये जाएगा हमारे पास माइनस 4। अगेन हमारे पास 2 1 एंट्री फाइंड करने के लिए सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा माइनस 8 प्लस 8 प्लस 10, तो ये हमारे पास क्या जाएगा 10। नेक्स्ट हमारे पास 2 2 एंट्री फाइंड करने के लिए सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा माइनस 12 प्लस 10 प्लस 5, तो 15 माइनस 12 हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 0 माइनस 4 10 एंड 3। होप आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है कि कभी हमारे पास किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर हमारे पास 0 आ रहा है, मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर अगर 0 मैट्रिक्स आ रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इन दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स 0 होगी। अभी तक हम नेचुरल नंबर के लिए क्या कंसेप्ट पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हमारे पास m क्रॉस n 0 दे रखा है तो या तो m 0 होगा या तो फिर n 0 होगा। ये हम नेचुरल नंबर के लिए पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। लेकिन मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, ये रहा काउंटर एग्जांपल। ए हमारे पास नॉन जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि मैट्रिक्स में 0 क्या होता है, 0 होने के लिए हर एक एलिमेंट का 0 होना जरूरी है, तो ये तो हमारे पास नॉन जीरो मैट्रिक्स है। बी भी हमारे पास नॉन जीरो मैट्रिक्स है, बट इनका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे सेम इसी रूल से, तो हमारे पास क्या आएगा 0 मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप बी ए जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास 0 नहीं मिलेगा, मतलब ए बी और बी ए ना तो बराबर आएंगे और ए बी दोनों 0 नहीं है, फिर भी उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 0 आएगा। तो इससे हम क्या जनरलाइज कर सकते हैं कि इफ दो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 0 मैट्रिक्स आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो दोनों मैट्रिक्स में से कोई एक कंपलसरी 0 होगी, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या होता है, ए अगर हमारे पास गिवन है मैट्रिक्स तो उसकी रो को हम क्या कर देते हैं कॉलम बना देते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और सिंपली जब हम रो को कॉलम बनाएंगे तो रो की जगह पे कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा, कॉलम की जगह रो इंटरचेंज हो जाएगी, तो हमारे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा रिवर्स। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 -1 5 2 एंड 7, ये हमारे पास 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। जब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा इसका ट्रांसपोज 1 0 -1 5 2 एंड 7। तो अब यहाँ पे क्या बचा R1 रो R2 रो C1 C2 C3, तो ये हमारे पास 2 क्रॉस 3, तो ये हमारे पास क्या हो गया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है, अगर मैं मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज लूं तो हमारे पास क्या मिलेगा, फिर से वही मैट्रिक्स मिलेगी। स्केलर का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करिए या ट्रांसपोज करने के बाद स्केलर का मल्टीप्लाई करिए, दोनों हमारे पास क्या आएंगे इक्वल आएंगे। एडिशन में हम क्या कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इस ट्रांसपोज को, कि पहले ऐड करो फिर ट्रांसपोज फाइंड करो, या फिर अलग अलग ट्रांसपोज फाइंड करके ऐड करो, तो आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज हम फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है रिवर्स ऑर्डर में आता है, कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे।
ठीक है, पिछले वीडियो में हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि हमने जल्दी जल्दी में डिस्कस किया था क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया था। चलिए आज हम समझ लेते हैं। देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करें और वो खुद ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको जल्दी देखने की इजी ट्रिक क्या है, अगर मैट्रिक्स की ए आई जेथ एंट्री ए जे आईथ एंट्री के बराबर है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ए इक्वल टू 1 - 1 - 1 0, इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 - 1 - 1 0। तो हमारे पास क्या आ गया, ए और ए ट्रांसपोज दोनों क्या आ गया, सेम आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। अगर मैं ट्रांसपोज ना भी फाइंड करती तब भी मैं क्या चेक कर लेती, A21 एंट्री और A12 एंट्री दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या है, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर हम किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा। जैसे कि 1 - 1 - 1 0 हमने देखा, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूं, 2a, अगर a बराबर हमारे पास ये है तो 2a हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 - 2 - 2 0। तब भी हम देख सकते हैं कि इसका ए आई जेथ एंट्री जो है वो ए जेथ एंट्री के बराबर है। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए है तो 2a भी हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड हमारे पास प्रॉपर्टी है, ए इज एनी मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इंटू ए और ए इंटू ए ट्रांसपोज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या चीज है, देखिए जैसे कि हम ए कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं, 1 0 5 1 2, ये हमने कोई भी रैंडम मैट्रिक्स ले लिया। देखिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसका आईथ एंट्री जे आईथ एंट्री के बराबर नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास ये कोई भी मैट्रिक्स ले लिया। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, तो ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 0 5 और 2। इसको ऐड करिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज, मैट्रिक्स एडिशन अभी हमने देखा है कि कंपोनेंट वाइज एडिशन होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 1 हो जाएगा 2, 0 + 5 5, 5 + 0 5 और 2 + 2 4। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए कि इसका हमारे पास 1 2 एंट्री जो है वो 2 1 एंट्री के बराबर है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो आप कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स लेंगे तो ए प्लस ए ट्रांसपोज ऑलवेज हमें क्या मिलेगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। उसी प्रकार आप कोई भी रैंडम या जनरल मैट्रिक्स ए बी सी डी करके ले सकते हैं, किसी भी ऑर्डर का ले सकते हैं और ए ट्रांसपोज ए और ए इंटू ए ट्रांसपोज के लिए वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, अगर ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाए तो वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको जल्दी चेक करने की क्या ट्रिक है, इसका ए आई जेथ एंट्री जो है वो माइनस ऑफ ए जेथ एंट्री के बराबर होगा। देखिए इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हमारे पास लेते हैं, देखिए जो प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाली वो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सेम है। देखिए ए हमारे पास है 0 - 1 1 0 2 -2 -5 5 0। देखिए अगर मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड करूं तो वो हमारे पास क्या मिलेगा, रो को सिंपली हमें क्या बनाना है, कॉलम बनाना है, मतलब ऐसे वर्टिकली लिखना है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 - 1 2 1 0 5
-2 -5 एंड 0। अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन निकालूं तो A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन लूंगी तो आ जाएगा 0 -1 2 1 0 5 -2 -5 एंड 0। तो यहाँ से हमारे पास A ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, -A के बराबर आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी हमने देखा था क्विक चेक करने की ट्रिक क्या है हमारे पास, इसका A12 एलिमेंट जो है वो इसके A21 एलिमेंट के जस्ट नेगेटिव है, ये रही प्रॉपर्टी। इसका A13 एलिमेंट जो है वो A31 एलिमेंट के जस्ट नेगेटिव है। A मैट्रिक्स का 2 3 एलिमेंट जो है वो इसके 3 2 एलिमेंट के जस्ट नेगेटिव है। सो ये हमारे पास क्या हो गया, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक और हमारे पास ध्यान रखने वाली बात होती है कि इसका हमारे पास जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, 0 होते हैं। इसको आप सिंपली यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, ai इक्वल टू माइनस ऑफ ai, क्योंकि जो ai होता है वो हमारे पास क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज होती है। तो इसको हम इधर लाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2ai इक्वल टू 0। इससे क्या इम्प्लाई होगा, 2 तो हमारे पास नॉन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से क्या आया, ai इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास हमेशा होती है फॉर ऑल i, j। तो इसी प्रॉपर्टी से हमारे पास क्या मिला कि इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। जैसे हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए देखा था कि A प्लस A ट्रांसपोज हमेशा फॉर एनी A क्या आता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। वैसे ही हमारे पास A माइनस A ट्रांसपोज फॉर एनी A हमेशा क्या आता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। ठीक है, लास्ट हमारे पास मैट्रिसेस का टॉपिक है। A कोई भी अगर हमें मैट्रिक्स गिवन है तो हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, जैसे हम A है इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। अभी हमने देखा फॉर एनी A प्लस A ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा हमारे पास A माइनस A ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने लिख दिया A को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में, जहां पर A हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है उसको हम लिख रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो वहां पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी 1/2 इंटू A प्लस A ट्रांसपोज और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी 1/2 इंटू A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। देखिए इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं। If a matrix is expressed as A plus B, where A is symmetric matrix and B is skew symmetric matrix, then B is equal to what? देखिए अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है कि कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, लेट्स से M इक्वल टू 5 8 6 3 2 4 1 7 9, ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। सो ये कह रहा है कि M को हम लिख रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। तो हमें पता है कि M को हम 1/2 M प्लस M ट्रांसपोज प्लस 1/2 M माइनस M ट्रांसपोज के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे A जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और B जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स B है और B का वैल्यू बताना है। तो यहाँ से कंपेयर करके B हमारे पास क्या मिला, B इक्वल टू हाफ M माइनस M ट्रांसपोज। तो सिंपली हम वैल्यूज पुट करेंगे, 1/2 M हमारे पास क्या है 5 8 6 3 2 4 1 7 9, माइनस इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 8 6 3 2 4 1 7 9। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा
बी का वैल्यू मिलेगा 1/2, 5 माइनस 5 0, 8 माइनस 3 5, 6 माइनस 1 5, 3 माइनस 8 माइनस 5 0, 4 माइनस 7 हो जाएगा माइनस का 3 जगह 1 माइनस 3 जगह माइनस 5 हो जाएगा 3 हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास b क्या मिला, b इज गिवन एज 0, 5/2, 5/2 माइनस 5/2 0, माइनस 3/2 माइनस 5/2 3/2 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, b का वैल्यू मिल जाएगा। तो जिस ऑप्शन में ये हमारे पास गिवन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी किसी टीचिंग एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है। देखिए a हमें गिवन है 1a01, आपको पूछा है a की पावर n। पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि जब भी हमें मैट्रिक्स का पावर गिवन हो तो सीधे एलिमेंट का पावर हमें नहीं करना होता है। वो कैसे होता है, पहले हम फाइंड करते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारे पास होता है a इंटू ए। जैसे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1a01 इंटू 1a01, वैसे हम करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करना है तो पहली एंट्री मिलेगी, तो पहली एंट्री मिलेगी 1। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करना है तो क्या मिलेगा a प्लस ए। अगेन सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला, ए स्क्वायर इक्वल टू 1 2a 0 n 1। सिमिलरली अगर हमें ए क्यूब फाइंड करना है तो उसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर क्या मिलेगा 1 2a 0 1 इंटू में 1a 0 1। अगेन हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट एंट्री मिलेगी, क्या मिलेगी 1। फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे तो क्या मिलेगा 3a। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो मिलेगा 0, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे तो 1। सो हम एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब a हमारे पास है तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट है, जब a स्क्वायर है तब भी 1 है, a क्यूब है तब भी 1 है। तो इसको हम जनरलाइज करके क्या लिख सकते हैं, a की पावर n जब हम करेंगे तो फर्स्ट एंट्री भी हमारे पास क्या मिलेगी 1। दूसरा जो a 1 2 एंट्री है वो हमारे पास जब पावर 1 है तो a है, जब पावर 2 है तो 2a है, जब पावर 3 है तो 3a है, जब पावर n होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा n इंटू a। बाकी जो एंट्रीज है उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन हमें गिवन है तो हम सिंपली 1 2 3 के लिए फाइंड कर सकते हैं और n के लिए जनरलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, a की पावर n का वैल्यू। ठीक है, ध्यान रखना मैट्रिक्स की पावर करने का मतलब ये नहीं है कि आप aij की पावर कर देंगे, ये हमारे पास गलत होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आएगा, इफ दिस इज गिवन इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखिए यहाँ भी हमारे पास कैसा कंसेप्ट है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट। ये हमारे पास 1 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये हमारे पास 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। तो फाइनली जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इन दोनों का करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा 1 क्रॉस 2 इंटू 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है तो ये क्या मिलेगा 1 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स मिलेगा और इस x इंटू 8 को हम एज इट इज रखते हैं इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में तो 2x माइनस 9, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2x माइनस 9। फिर हो जाएगा 4x माइनस 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x। सिंपली हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया इस एंट्री के लिए और हमने फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई किया इस एंट्री के लिए। ठीक है, चलिए फिर से हमारे पास नेक्स्ट जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो का ये हमारे पास है C1 C2, ये R1, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है R1 R2, ये C1। देखिए फर्स्ट रो का
मतलब ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे और हम देख पा रहे हैं कि ये 1 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 1 का है, तो यहाँ हमें 1 क्रॉस 1 का ही मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 4x। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 32x। तो ये हमारे पास इक्वल टू 0, ये पूरा हमारे पास एक ही एलिमेंट है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस प्लस 23x इक्वल टू 0। फिर मैट्रिक्स के इक्वल कंसेप्ट से हमारे पास क्या हो जाएगा, कोई भी मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, जब उसका हमारे पास ऑर्डर सेम हो। ठीक है, ऑर्डर सेम है और उनकी करस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज है वो इक्वल हो। तो यहाँ से हमारे पास क्या इम्प्लाई होगा 2x स्क्वायर प्लस 23x इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू क्या मिलेगा -23/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के वीडियो में जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, और उसके अगले वीडियो में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा पैटर्न ये रहेगा, पहले हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में क्विक रिविजन प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इफ a minus 2b equal to this matrix and a plus b equal to this matrix, then find what is a। देखिए, जब भी हमें इस तरह का इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन गिवन है तो हम इसको इक्वेशन की तरह ही ट्रीट करेंगे। जैसे हमने 10th में सॉल्व किए हैं क्वेश्चन कि x प्लस वाई इक्वल टू 2 दे रखा है या x माइनस 2y इक्वल टू 5 दे रखा है, तो हम इसको सॉल्व करके क्या फाइंड करते हैं, x और y का वैल्यू फाइंड करते हैं। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। क्या करेंगे, फाइंड करना है हमें a। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं 2 इंटू a माइनस 2b माइनस एक सेकेंड, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड वाले में, इसको हम कर सकते हैं a माइनस 2b माइनस 2 इंटू ए प्लस बी। तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए a माइनस 2b हमारे पास क्या गिवन है -1 1 0 -1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम a प्लस बी में, तो 1 0 1 एंड 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा a माइनस 2b माइनस 2a माइनस 2b। तो हम प्लस ही कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस प्लस, हमारा काम हो जाएगा। 2b से 2b कैंसिल और ये आ जाएगा 3a। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा -1 1 0 -1, और जब हम स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एंट्री में मल्टीप्लाई होगा 2 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2b से 2b कैंसिल, ये हो जाएगा 3a इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 1 1 2 और 1। तो यहाँ से a हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों साइड हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से डिवाइड करने का हमारे पास क्या मतलब है 1/3 से मल्टीप्लिकेशन। तो अगेन स्केलर मल्टीप्लिकेशन हर एक एलिमेंट में होगा, तो 1/3 1/3 2/3 और 1/3। तो ये हमारे पास क्या आ गया a का वैल्यू आ गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास ट्रांसपोज प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। क्या गिवन है, a का ऑर्डर गिवन है, b का ऑर्डर गिवन है, c का ऑर्डर गिवन है, हमें फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या कंसेप्ट होता है, पहले तो a ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या होगा, a का जस्ट रिवर्स हो जाएगा 3 क्रॉस 4। फिर b का हमारे पास क्या है 4 क्रॉस 5। तो इससे हमारे पास क्या इम्प्लाई होगा, a ट्रांसपोज क्रॉस b, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन का जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम कैंसर 3 क्रॉस 5। फिर इससे हम निकाल सकते हैं इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो a ट्रांसपोज क्रॉस b के होल ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 क्रॉस
3। अगेन इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे सी ट्रांसपोज का, तो सी ट्रांसपोज का ऑर्डर हमारे पास क्या है, सी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा 3 क्रॉस 7। जब हम लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे ए ट्रांसपोज क्रॉस बी का होल ट्रांसपोज इनटू सी ट्रांसपोज, तो हमें क्या मिलेगा, सेम वाला कैंसिल 5 क्रॉस 7। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक है, होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर फाइंड करना है। तो वही हम कंसेप्ट लगाएंगे, यहाँ हमें गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पे C1 C2 C3 3 कॉलम है और R1 रो है। हम मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं, रो इनटू कॉलम, तो नंबर ऑफ रो 1 नंबर ऑफ कॉलम 3। यहाँ भी दिख रहा है नंबर ऑफ रो 1 2 3, तब 3 क्रॉस 3। ये हमारे पास क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। देन लास्ट जो है हमारे पास है 3 क्रॉस 1। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगा, सेम वाला कैंसिल 1 क्रॉस 3। फिर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 क्रॉस 1 में, तो सेम वाला कैंसिल, तो क्या बनेगा 1 क्रॉस 1। तो ये जो मैट्रिक्स है, तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, एक 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स मिलेगी। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या हो गया, 1 क्रॉस 1। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। If a matrix has 8 element, what are possible order it can have? मतलब कि अगर किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है, तो पहली बात तो मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट होने का क्या मतलब है, अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, तो जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, वो हमारे पास क्या होते हैं, m क्रॉस n। मतलब कि अगर हमारे पास कोई 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो इसमें टोटल नंबर हमारे पास कितने होंगे, 6 होंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 8 एलिमेंट है, तो उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो देखिए 8 एलिमेंट होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उसका 2 पेयर का मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो हमें ऐसे नेचुरल नंबर के पेयर फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो एक हम ले सकते हैं 1 8, एक हम उल्टा भी कर सकते हैं क्योंकि उल्टा जो होगा वो दूसरी मैट्रिक्स हो जाएगी 8 1। एक हम ले सकते हैं 4 2 और एक हम ले सकते हैं 2 4। तो ये 4 पॉसिबल ऑर्डर होंगे हमारे पास। कौन कौन से, 1 क्रॉस 8 हो सकती है मैट्रिक्स, 8 क्रॉस 1 हो सकती है, 2 क्रॉस 4 हो सकती है और 4 क्रॉस 2 हो सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या हो गई, 4। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3 क्रॉस 3 विथ एंट्री 0 और 1। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट लगेगा। कैसे, पहले तो हमें मैट्रिक्स ने ऑर्डर की चाहिए 3 क्रॉस 3 की, तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। तो टोटल हमारे पास कितनी एंट्रीज होंगी, 9 एंट्रीज होंगी। फिर क्या बोल रहा है, विथ एंट्री 0 और 1। देखिए हमारे पास एंट्रीज कितनी है, 9। टोटल एंट्रीज कितनी है, 9। तो और हर एक एंट्री के लिए हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी है, 2। तो पहली एंट्री के लिए 2 पॉसिबिलिटी, इंटू दूसरी के लिए 2 पॉसिबिलिटी, इंटू तीसरी के लिए 2 पॉसिबिलिटी, चौथी के लिए, पांचवी के लिए, छठी के लिए, सातवीं के लिए, आठवीं के लिए और 9वीं के लिए। तो 9 एंट्री के लिए 2 पॉसिबिलिटीज हैं। और इसने बोला है, कुछ नहीं बोला है, रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन हमें कुछ नहीं बोला है, तो क्या बोला है कि हर एक एंट्री के लिए 2 पॉसिबिलिटी है। तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 9। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉसिबल मैट्रिसेस कितनी हो जाएगी, 512। मतलब 3 क्रॉस 3 की ऐसी मैट्रिसेस जिनकी एंट्रीज या तो 0 होंगी या तो 1 होंगी, वो कितनी बन सकती है, 512। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।